राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने मांग और मांग के नियम के बारे में चर्चा की थी। मांग क्या है, मांग तालिका क्या होती है, मांग फलन क्या होता है, मांग वक्र कैसे डिराइव किया जाता है और विभिन्न प्रकार की मांग के बारे में हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में। आज हम मांग के नियम की तरफ बढ़ेंगे। तो मांग का नियम क्या होता है बच्चों? ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है अर्थशास्त्र का। ठीक है, मांग का नियम, मांग का नियम या लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग में कमी होगी। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर का तात्पर्य है कि मांग के नियम की कुछ मान्यताएं होती हैं। ठीक है, जिन मान्यताओं पर मांग का नियम आधारित होता है उन मान्यताओं की चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जब मांग का नियम क्या होता है, अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट ऑफ लॉ देना होता है, यानी नियम का कथन हमें लिखना होता है। तो नियम का कथन सिंपली यही है कि अन्य बातें समान रहने पर यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में कमी आएगी, यानी कि मांग में और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। ठीक है, मांग में और कीमत में दोनों में किस तरह का रिलेशन होता है? ऋणात्मक रिलेशन, नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी कि यदि कीमत बढ़ती है तो मांग या क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा घटेगी। इन दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। जैसा कि बच्चों हमने पिछली क्लास में जब हमने मांग तालिका और मांग वक्र के बारे में पढ़ा था, तो मांग तालिका में हमने दो कॉलम देखे थे। एक तरफ वस्तु की कीमत लिखी गई थी और उसके ठीक सामने वस्तु की मांगी गई मात्रा को दर्शाया गया था। तो हम ये देख रहे थे कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मांग घटती जा रही थी। तो उसके आधार पर जब हमने मांग वक्र बनाया तो वो मांग वक्र किस तरीके का बना था आपका? यदि हम वाई एक्सिस पे वस्तु की कीमत को लें और एक्स एक्सिस पर मांगी गई मात्रा को दर्शाएं तो कीमत में और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध बताता है मांग का नियम। यानी कि जब कीमत ज़्यादा है तो डिमांड कम है और जब कीमत कम हो गई तो हमारी जो डिमांड है वो पहले से बढ़ गई। यदि इन दोनों बिंदु को हम मिला दें तो इस तरीके का हमें मांग वक्र या डिमांड कर्व मिलता है। और ये डिमांड कर्व जैसा कि हम देख रहे हैं, इसका ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है, यानी कि ऋणात्मक ढाल है। तो मांग के नियम का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है, इसको जानने से पहले हमें मांग के नियम की मान्यताओं को जानना होगा। तो चलो हम जल्दी से मांग के नियम की मान्यताओं की चर्चा कर लेते हैं। मांग के नियम की मान्यताओं की अगर हम बात करें, इसकी मान्यताएं, क्योंकि जब हम मांग के नियम के कथन की बात हम कर रहे थे तो हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, अन्य बातें समान रहने पर। यानी कि वो एक कंडीशन बताता है, यानी कि वो कंडीशंस जिन कंडीशंस के आधार पर ही हम मांग के नियम की पुष्टि करते हैं। तो वो बातें क्या हैं, वो मान्यताएं क्या हैं, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला कि जो उपभोक्ता है उसकी आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जिस दौरान वो डिमांड कर रहा है, उपभोग कर रहा है, उस दौरान उसकी आय में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो पहली मान्यता हुई कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी मान्यता है कि उपभोक्ता की टेस्ट, प्रेफरेंसेस, उसकी रुचि इत्यादि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उपभोक्ता की रुचि, प्राथमिकताओं आदि में परिवर्तन
नहीं होना चाहिए। अगली मान्यता है कि जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमत में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, संबंधित वस्तुएं यानी जैसे कि मान लीजिए अगर हम चाय की उपभोग की बात कर रहे हैं, चाय की, तो उसका अल्टरनेटिव या उसका सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है? कॉफ़ी। तो कॉफ़ी में भी किसी की कीमत में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो संबंधित वस्तुओं की कीमत में, संबंधित वस्तुओं का मतलब यहाँ पे स्थानापन्न और पूरक वस्तुओं की बात है। ठीक है, संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगला है, कोई नए तरह के प्रोडक्ट या कोई नए सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में नहीं आने चाहिए। मान लीजिए कोई नया जिस वस्तु की डिमांड हम कर रहे हैं वो अगर उसकी कीमत बढ़ गई है, ठीक है, तो उसका उसकी मांग पर प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा? कीमत बढ़ गई है तो मांग कम होगी। लेकिन अगर कोई नया सब्स्टिट्यूट आ जाता है ना, उस प्रोडक्ट का, जिस वस्तु की हम डिमांड कर रहे हैं उसी वस्तु का कोई नया सब्स्टिट्यूट आता है, तो अगर उस वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं भी हो तो भी लोग क्या करते हैं? ट्राई करने के लिए, देखने के लिए, एक्साइटमेंट के तहत जो नया सब्स्टिट्यूट है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो नवीन स्थानापन्न बाजार में उपलब्ध नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो अगर उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं भी आया है तो भी लोग क्या करेंगे? उसकी डिमांड को कम कर देंगे और जो नया सब्स्टिट्यूट है उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। और अगला है, भविष्य में वस्तु की कीमत में वृद्धि की संभावना नहीं होनी चाहिए, है ना। यदि भविष्य में उस वस्तु की जो कीमत है अगर उसमें वृद्धि की संभावना है, तो अगर वस्तु की कीमत में अगर कोई परिवर्तन नहीं भी आया है अभी एट प्रेजेंट, लेकिन फिर भी लोग डिमांड को बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगेगा कि फ्यूचर में और ज़्यादा जो प्राइस है वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ मान्यताएं हैं जिन पर मांग का नियम आधारित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राइस में और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, विपरीत संबंध। ठीक है, इस वजह से, इस विपरीत संबंध के कारण मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। यानी इसका जो ढाल है वो कैसा होता है? ऋणात्मक, नेगेटिव स्लोप। वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस को दर्शाएंगे हम और एक्स एक्सिस पे हम मांगी गई मात्रा को दर्शाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से, लेकिन कुछ अन्य कारण भी हैं, है ना। एक तो ये कारण हुआ हमारा कि कीमत में और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है, जिस वजह से इसका मांग वक्र का जो ढाल है वो ऋणात्मक होता है। लेकिन कुछ अन्य कारण भी हैं जिनकी वजह से मांग वक्र का जो ढाल होता है वो ऋणात्मक होता है। उसमें से एक कारण है घटती हुई सीमांत उपयोगिता। ठीक है, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या है? जब हमने इससे पहले उपभोक्ता व्यवहार के बारे में चर्चा की थी या पढ़ा था, तो हमने उसमें गोसेन के प्रथम नियम की चर्चा की थी। गोसेन का प्रथम नियम बेसिकली घटती हुई सीमांत उपयोगिता का ही नियम है। ठीक है,
वो नियम हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता उत्तरोत्तर कम होती जाती है, क्रमशः ग्रेजुअली वो धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो वही नियम इस पे भी लागू होता है। जैसे जैसे मान लो अगर किसी वस्तु की कीमत जो है वो कम हो गई, ठीक है, किसी वस्तु की कीमत कम हुई तो आपने अब क्या किया, उसका इफेक्ट क्या होगा, ये कॉज है हमारा कि कीमत का कम होना, उसका इफेक्ट हुआ कि हमारी जो डिमांड है वो बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ रही है इसका मतलब वो कंज्यूमर जो है अब पहले से ज़्यादा उस वस्तु की इकाइयों का उपभोग कर रहा है ना। मान लो पहले वो 10 यूनिट का उपभोग कर रहा था, अभी वो 15 का करने लगा। ठीक है, तो जैसे जैसे उसने कंजम्पशन बढ़ाया तो उस कंजम्पशन की वजह से उसको मिलने वाली जो उपयोगिता है, जो यूटिलिटी है, वो भी कम होने लगी ना। तो जब यूटिलिटी कम होगी या उपयोगिता कम होगी तो कंज्यूमर पहले की जगह कम प्राइस देना चाहेगा। ठीक है, तो इसीलिए जब मांग बढ़ती है तो उपभोक्ता उसके लिए कम कीमत खर्च करना चाहता है या कम कीमत देना चाहता है। तो एक कारण मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल का एक कारण यह भी है कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता। दूसरा, क्रय शक्ति में वृद्धि। क्रय शक्ति में वृद्धि ये किस तरीके से, मान लो प्राइस कम हुआ है ना, पहले वो ही चीज हमको 10 रुपए में मिलती थी, ठीक है, अभी वो चीज हमको 8 रुपए में मिलने लगी। ठीक है, तो कंज्यूमर की क्रय शक्ति बढ़ गई ना, अब उसके पास में थोड़ा ज्यादा मुद्रा और बची तो वो और ज्यादा डिमांड कर सकता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, वो डिमांड को बढ़ा देता है, यानी कीमत कम होने पर उपभोक्ता की जो क्रय शक्ति है वो बढ़ जाती है, इस वजह से वो डिमांड को बढ़ा देता है। ठीक है, और इसका जो ढाल होता है मांग वक्र का वो ऋणात्मक हो जाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव जो है वो स्थानापन्न वस्तुओं या पूरक वस्तुओं के केस में होता है, क्योंकि हमने जब इससे पहले लास्ट क्लास में जब हमने चर्चा की थी मांग के प्रकार की, तब हमने बात की थी तिरछी मांग की, है ना। तिरछी मांग बेसिकली आपकी स्थानापन्न वस्तुएं यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और पूरक वस्तुएं यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक वस्तु की कीमत बढ़ती है, मान लो कि वस्तु X की कीमत बढ़ी, लेकिन उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, वस्तु Y की डिमांड पर। ठीक है, वस्तु X की कीमत अगर बढ़ जाती है तो लोग वस्तु Y की डिमांड को बढ़ा देते हैं, तो यानी कि वस्तु Y की जो डिमांड है वो बढ़ गई तो लोग जो कंज्यूमर है वो प्रतिस्थापित होकर दूसरी वस्तु की डिमांड को बढ़ा देते हैं, इस वजह से डिमांड बढ़ जाती है और ये इसका जो ढाल है वो ऋणात्मक होता है। और एक और कारण है उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होना। उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि, जब कीमत कम होती है तो वो ऐसे उपभोक्ता जो पहले उस वस्तु का उपभोग नहीं कर पा रहे थे, चूंकि उस वस्तु की कीमत ज्यादा थी, तो वो लोग अब चूंकि प्राइस कम हो गया है तो वो लोग भी उस वस्तु का उपभोग करने लगते हैं, यानी वो भी उस वस्तु की डिमांड करने लगते हैं। तो कंज्यूमर्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। जैसे ही कंज्यूमर की संख्या बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर से इसका जो ढाल है वो ऋणात्मक होगा। तो यदि प्रश्न आता है कि मांग वक्र के ऋणात्मक होने के क्या क्या कारण है, तो पहला कारण तो यही है कि मांग में और कीमत में किस तरह का संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध, सबसे पहला तो कारण यही है। उसके बाद घटती हुई सीमांत उपयोगिता के कारण, अगला क्रय शक्ति में वृद्धि के कारण, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण और उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि के कारण। मांग वक्र के ऋणात्मक ढाल का कारण जानने के बाद अब हम चर्चा करेंगे कि मांग के नियम के कुछ अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस। मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के अपवाद से तात्पर्य है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कि जहां पर मांग का नियम क्रियाशील या लागू नहीं होता है, तो वो एक्सेप्शनल केसेस क्या क्या है उसकी चर्चा अभी हम करेंगे। सबसे पहला है
भविष्य में वस्तु की कीमत में वृद्धि होने की संभावना, भविष्य में वस्तु की कीमत में वृद्धि की संभावना। यदि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना है तो वर्तमान में यदि उस वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं भी हुआ है तो भी उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। यानी कि यह नियम कारगर नहीं हुआ। नियम तो ये बोलता है कि यदि प्राइस कम होगा तभी मांग बढ़ेगी, लेकिन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन उस वस्तु की भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना, एक्सपेक्टेशन है। इस वजह से लोग क्या करते हैं, उस सामान को खरीद के अपने घर में स्टोर करने लगते हैं और मांग वस्तु की बढ़ा देते हैं। दूसरा है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, प्रेस्टिजियस गुड्स। प्रेस्टिजियस गुड्स या प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं इसीलिए वो प्रतिष्ठा सूचक है क्योंकि वो महंगी है ना। अगर उसकी कीमत ज़्यादा है इसीलिए वो प्रेस्टिजियस है। हमारी प्रेस्टीज का उस रिलेशन तभी है। यदि उसकी कीमत कम हो जाएगी तो वो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं नहीं रह जाएंगी। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के केस में भी मांग का नियम कारगर नहीं होता है। आप देखते हैं गोल्ड है, डायमंड्स है, इन सब की कीमत क्यों इनको प्रतिष्ठा सूचक माना जाता है, क्योंकि जनरली इसकी कीमत में आपको कमी दिखाई नहीं देती है। ग्रेजुअली आप देखोगे तो इसकी वृद्धि कीमत में जो है वो बढ़ोतरी ही होती चली जाती है। अगला है उपभोक्ताओं की अज्ञानता। जनरल सिचुएशन में प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, है ना। लेकिन अगर उपभोक्ताओं को कीमत कम हो गई है, अगर इसकी जानकारी ही नहीं है ना, वो इस बात से अनभिज्ञ है, उन्हें पता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर कीमत ज़्यादा भी होगी तो भी वो अगर डिमांड जितनी कर रहे थे उतनी ही करेंगे या आवश्यकता पड़ने पे बढ़ा भी देंगे, क्योंकि उनको इसकी अज्ञानता है या उनको इसकी जानकारी नहीं है। अगला है गिफिन विरोधाभास। गिफिन विरोधाभास की चर्चा हमने लास्ट क्लास में भी की थी। गिफिन विरोधाभास या गिफिन पैराडॉक्स क्या है? गिफिन नाम के एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने इस सिचुएशन को बताया, इसीलिए उनके नाम से हम इस कॉन्सेप्ट को गिफिन विरोधाभास या गिफिन पैराडॉक्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो निम्न कोटि की होती हैं, है ना, या ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन पर हम अपनी इनकम का बहुत कम हिस्सा खर्च करते हैं। तो ऐसी वस्तुओं की अगर प्राइस बढ़ जाता है, अगर ऐसी वस्तुओं का प्राइस मान लीजिए अगर घट रहा है, ठीक है, बात को समझिए बच्चा, कि प्राइस जो है वो घटिया किस्म की वस्तुओं का प्राइस कम हो रहा है, तो अगर मांग के नियम की हम बात करें तो मांग का नियम क्या कहता है कि प्राइस कम होगा तो डिमांड ऑलवेज बढ़ेगी। लेकिन चूंकि गिफिन पैराडॉक्स की बात हो रही है, घटिया किस्म की वस्तुओं की बात हो रही है, तो अगर इनकी कीमत घटेगी तो इनकी डिमांड भी घट जाती है, ठीक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, और अगर इसका उल्टा होता है, इसकी कीमत बढ़ती है तो लोग इसकी डिमांड बढ़ाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? जब हमारी इनकम कम होती है, या मान लो प्राइस किसी वस्तु का कीमत कोई घटिया किस्म की वस्तु है, आप कह लीजिए नमक, एक एग्जाम्पल लेते हैं, नमक जिस पे हम अपनी आय का बहुत कम हिस्सा खर्च करते हैं, ठीक है। मान लो नमक की कीमत पहले से कम हो जाए, हाँ, और जब पहले हम मान लीजिए एक महीने में 2 kg नमक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अब कीमत नमक की कम हो गई तो डिमांड बढ़नी चाहिए, तो क्या हम 3 kg 4 kg नमक लेने लगेंगे? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम उस वस्तु का इस्तेमाल अपनी मतलब हमारी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उसमें से उस वस्तु का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, ठीक है, या हम अपनी आय का बहुत कम हिस्सा उस वस्तु पर खर्च करते हैं। तो हम ऐसी स्थिति में ऐसी वस्तुएं जो निम्न कोटि की हैं, घटिया हैं, या फिर मान लीजिए जैसे कि कोई ड्रेस है मान लीजिए, है ना, उसकी कीमत और कम हो गई, ठीक है, कीमत कम हो गई
पहले मैं वही वस्तु, वही ड्रेस मान लीजिए 500 में खरीदती थी, ठीक है, अब वही ड्रेस मुझे मान लीजिए 200 में या 300 में मिल रही है, ठीक है, पहले मैं 500 में खरीदती थी, अभी वो मुझे 300 में मिल रही है, तो मुझे 200 की बचत हो रही है ना। तो ऐसी स्थिति में कंज्यूमर क्या करता है, वो 300 में उस वस्तु को नहीं खरीदेगा, वो क्या करेगा, जो वो पहले 500 खर्च करता था उसमें 200 वो और जोड़ देगा और अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी की वस्तु की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी सिचुएशन को हम गिफन पैराडॉक्स कहते हैं। तो गिफन विरोधाभास की स्थिति में भी मांग का नियम कार्यशील नहीं होता। तो ये सभी मांग के नियम के अपवाद हैं। ये वो सिचुएशंस है जिन पे मांग का नियम सामान्य तौर पर लागू नहीं होता है। मांग के नियम के अपवादों को जानने के बाद अब हम ये जानेंगे कि मांग में वृद्धि और मांग में कमी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। दो तरह की बातें होती हैं, एक है मांग या मांगी गई मात्रा में वृद्धि, ठीक है, और इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट है मांग में वृद्धि, ठीक है। और अगर हम ये कहें कि मांगी गई मात्रा में कमी, मांगी गई मात्रा में कमी, और इसी का अगला कॉन्सेप्ट है मांग में कमी। ये क्या होता है इसको हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है। दो तरह के अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, एक है मांगी गई मात्रा में वृद्धि, ठीक है, जो भी डिमांड है उसकी मात्रा में अगर वृद्धि हो जाए तो ये, इसका संबंध किस चीज से है, मान लीजिए एक ही डिमांड कर्व पर, ये एक डिमांड कर्व है, प्राइस पहले y एक्सेस पे प्राइस, x एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा, ठीक है। पहले हमारा प्राइस 0p इतना था तो हमारी डिमांड 0q, ठीक है, इतना हम डिमांड कर रहे थे, ठीक है। अभी क्या हुआ कि कीमत में कमी हो गई, ठीक है, प्राइस कम होके P1 हो गया, ठीक है। तो हमारी प्राइस कम हुआ है तो इसका प्रभाव मांग पर क्या पड़ेगा कि मांग बढ़ जाएगी, मांग बढ़ के Q से Q1 हो गई, ठीक है, इतना डिमांड हमारी बढ़ गई, ठीक है। तो मांगी गई मात्रा में वृद्धि, तो जो इतनी जो वृद्धि हुई है ना, तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाना। तो मांगी गई मात्रा में वृद्धि जो हो रही है वो एक ही मांग वक्र पर होती है, इसमें मांग वक्र जो है वो शिफ्ट या अलग से दाईं तरफ या बाईं तरफ शिफ्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है, इसे साधारण शब्दों में हम बोलते हैं मांग में प्रसार, ठीक है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मांग में प्रसार का कारण क्या है। तो मांग में प्रसार का कारण हमेशा कीमत में कमी होना होता है, ठीक है। जब एक ही मांग वक्र पे हम कीमत में कमी हो जाने के कारण मांग में जो वृद्धि हुई है उसे दर्शाते हैं, तो उसे हम मांग में, मांगी गई मात्रा में वृद्धि कहते हैं, ठीक है। अगला है मांग में वृद्धि, दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा मांग में वृद्धि। यदि मांग में वृद्धि हो जाए इसका मतलब है yx मान लीजिए ये डिमांड कर्व है हमारा, ठीक है। अब क्या हुआ, मांग में वृद्धि हो गई, यानी कि डिमांड कर्व हमारा शिफ्ट होकर डी डैश हो गया, नया मांग वक्र पे हम चले गए, ठीक है। मान लीजिए पहले इस मांग वक्र पर थे, ठीक है, तो ये प्राइस के कारण हो रहा था, लेकिन अभी हम कहाँ चले गए हैं, प्राइस वही है लेकिन हमारा दूसरे डिमांड कर्व पर हम शिफ्ट हो गए हैं, इतना हमारी वृद्धि हो गई है किसमें, मांग में। तो ये मांग में वृद्धि कीमत के अलावा अन्य कारणों से होती है, जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए,
ठीक है, या उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाए, ठीक है। इस वजह से जो अन्य कारण होते हैं या जो रिलेटिव गुड्स हैं उनके प्राइस में चेंजेस आ जाए, उस वजह से डिमांड बढ़ जाए। मान लो चीनी के प्राइस कम हुए, है ना, तो लोगों ने चीनी का प्राइस जो है वो ज़्यादा हुआ, तो उसकी वजह से लोगों ने क्या किया, गुड़ की डिमांड को बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये जो अन्य कारण होते हैं, कीमत के अलावा अन्य कारणों की वजह से यदि मांग वक्र परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, अगर वो दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाता है तो उसे हम मांग में वृद्धि कहते हैं, ठीक है। तो मांग में मांगी गई मात्रा में वृद्धि की बात अगर हम करें तो एक ही मांग वक्र पर कीमत के कारण जो वृद्धि होती है उसे हम मांग में प्रसार या मांगी गई मात्रा में वृद्धि कहते हैं। लेकिन प्राइस के अलावा अन्य फैक्टर्स जैसे इनकम का बढ़ जाना, कंज्यूमर्स की संख्या का बढ़ जाना, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाना, ठीक है, अन्य कारणों की वजह से यदि मांग बढ़ जाती है या मांग वक्र ही हमारा शिफ्ट हो जाता है तो उसे हम मांग में वृद्धि कहते हैं। अभी मांगी गई मात्रा में कमी और मांग में कमी को हम देखेंगे। मांगी गई मात्रा में कमी की अगर हम बात करें तो अगर हम इसको रिवर्स कर लेते हैं, मान लो पहले जो प्राइस था वो था 0p इतना, ठीक है, पहले प्राइस इतना था, अभी प्राइस बदल के p1 हो गया, ठीक है। जब प्राइस इतना था तो हम डिमांड हमारी थी 0q, ठीक है। अभी क्या हुआ, प्राइस हमारा बढ़ गया। जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड नेचुरली कम होगी, तो डिमांड कम होके Q1 हो गई, यानी Q से Q1 पे शिफ्ट हो गई, ठीक है, ये माइनस हो गई इतना, पहले प्लस में था, हम चूंकि वृद्धि को दिखा रहे थे, अभी ये माइनस कम हो गई, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पर मांग में प्रसार हम लिख रहे हैं, तो अभी क्या है कि पहले हमारी डिमांड इतनी थी, अभी हमारी डिमांड इतनी हो गई है, कम हो गई है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को यानी कि मांग हमारी शिफ्ट, संकुचन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, मांग में संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन आ जाना, ठीक है। जब प्राइस हमारा बढ़ जाता है तो लोग डिमांड को कम कर देते हैं, ठीक है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड में कमी हो जाना मांग में संकुचन या मांगी गई मात्रा में कमी को दर्शाता है, ठीक है। जैसे इसमें हमने मांग में वृद्धि में D' दिखाया है। अभी मान लो सिचुएशन रिवर्स है, मांग में कमी हो जाती है, अचानक से जो हमारा डिमांड कर्व है, जो पहले ओरिजिनली हमारा ये D डिमांड कर्व था, ये शिफ्ट होकर D" हो गया, ठीक है ना, यानी कि हमारी डिमांड और पहले से कम हो गई। तो ये डिमांड का कम होना भी प्राइस की वजह से नहीं है, अगर प्राइस की वजह से है तो वो मांग में संकुचन कहलाएगा। लेकिन अदर देन प्राइस, यानी कि कंज्यूमर्स का संख्या कम हो जाए, इनकम कम हो जाए, ठीक है, या कोई महामारी फैल जाए जिस वजह से लोगों की संख्या कम हो जाए, पॉपुलेशन हमारी कम हो जाए, तो डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो एज अ होल हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा, मांग के नियम के बारे में जाना कि मांग का नियम क्या होता है। मांग का नियम कीमत में और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है। कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। इसके बाद हमने मांग के नियम की मान्यताओं को जाना, मांग के वक्र का ढाल ऋणात्मक क्यों होता है उसके कारणों की चर्चा की। इसके बाद हमने मांग के नियम के अपवादों को जाना और लास्ट में मांगी गई मात्रा में वृद्धि, मांग में वृद्धि, मांगी गई मात्रा में कमी और मांग में कमी के बारे में डिटेल में चर्चा की। थैंक यू।